नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा से आपसे कहता चला आया हूँ कि हिंदी को आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि हिंदी में आप कम समय में, कम तैयारी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चाहे वो वर्तमान में प्रचलित लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या आने वाला यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हो। इसके साथ साथ हर वो परीक्षा जिसमें हिंदी एक सेक्शन के रूप में पूछा जाता है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्रिया से एक दो प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। और इसी टॉपिक को आज हम इस क्लास में बिल्कुल क्लियर करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया वास्तव में होती क्या है। क्रिया को देखें तो क्रिया को अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्रिया का मतलब है कोई भी कार्य। ठीक है, किसी भी कार्य का होना, किसी भी कार्य के होने, किसी एक्टिविटी के होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं क्रिया। यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य के होने का हमको क्या करता है, बोध कराता है। ठीक है, तो उसे क्रिया कहते हैं। एक और शब्द आता है धातु। ठीक है, इससे जोड़कर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, धातु क्या होता है। तो धातु सर क्रिया का मूल रूप होता है। मूल रूप का अर्थ आप कैसे समझ सकते हैं कि जो क्रिया शब्द होता है, इस क्रिया का निर्माण किससे होता है, क्रिया किस चीज़ से फॉर्म होती है, क्रिया किस चीज़ से बनती है, तो वो धातु से बनती है। तो धातु को हम कह सकते हैं कि धातु एक ऐसा शब्द है जिससे क्रिया का निर्माण होता है। और जिस चीज़ से क्रिया का निर्माण हो रहा है या किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है वो मूल चीज़ होती है। ठीक है, तो धातु जो है, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है और इसी मूल रूप से क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने दो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, लिखना और पढ़ना। लिखना क्या है, एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, एक काम है। जब इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं, जैसे लिखना को अगर हम अलग अलग करते हैं तो हमें दो शब्द निकल करके आते हैं, लिख प्लस ना। ठीक है, तो इसमें से जो मूल शब्द है या जिसको हम कहें कि धातु शब्द है वो है लिख। ठीक है, ये जो लिख शब्द है ये धातु शब्द है और इस धातु शब्द में ना जुड़ा हुआ है। ना क्या है, प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में मैं स्पेशली एक क्लास में पढ़ा करके आपको बात कर चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाली प्लेलिस्ट में से आप उपसर्ग प्रत्यय वाला चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे धातु के बारे में। धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप होती है और धातु में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण होता है। जनरली सामान्य रूप से जो क्रिया बनती है वो धातु में प्रत्यय जोड़ करके बनती है। तो धातु वे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी धातु क्रिया का मूल रूप ही होता है, लेकिन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने आप में मूल अवस्था में होता है, जिसको आप पृथक नहीं कर सकते। मतलब उसके और ज़्यादा तुम खंड नहीं कर पाओगे, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो होती है धातु। तो यहाँ पे लिख, पढ़। ठीक है, हालांकि अगर इनको और वास्तविक तरीके में देखें तो जो पढ़ होता है, पढ़ को हम पठ कहते हैं। संस्कृत के अगर अर्थ से अगर इसको देखेंगे तो जो मूल धातु होती है वो पठ होती है। और संस्कृत में देखा जाए तो जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये धातु कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, यानी जो धातु होती है उस पर एक हलंत लगा होता है, इसको हलंत कहते हैं। ये धातुएं होती हैं और इन धातुओं में अन्य प्रत्यय जोड़ करके या अन्य किसी वर्ण को जोड़ करके किसका निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो लिखना जो क्रिया है ये किससे बनी हुई है, लिख धातु से और ना प्रत्यय से। ऐसे ही पढ़ना जो क्रिया है ये किससे बनी हुई है, पठ धातु और ना प्रत्यय से। ठीक है, हिंदी के अर्थ में हम इसको पढ़ प्लस ना भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक शुद्ध रूप इसका पठ प्लस ना होगा। यानी जो आपकी धातु है वो क्या है, पठ है। पठ में ना प्रत्यय जोड़ने के बाद ही पढ़ना बनता है। तो आप यहाँ से दो चीज़ें क्लियर आपको हो चुकी होंगी कि क्रिया किसको कहते हैं, किसी कार्य के होने का बोध जो शब्द कराता है वो क्रिया कहलाता है। इसके साथ साथ धातु जो होती है, धातु क्रिया का मूल रूप होता है और इसी मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से हम क्लियर बिल्कुल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्रियाएं जो होती हैं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। मतलब क्रिया का जो निर्माण होता है वो तीन तरह के शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। वो तीन तरह के शब्द कौन कौन से हैं, पहला है धातु, दूसरा है संज्ञा यानी नाउन और तीसरा है विशेषण। ठीक है,
इन सभी चीज़ों के बारे में हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। जैसे संज्ञा को हम बिल्कुल पार्टिकुलर संज्ञा वाले चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। इसके साथ साथ विशेषण को भी हम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं या आप हो सकता है कि नए व्यूअर हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पीछे वाले जो चैप्टर हैं हिंदी के बिल्कुल विधिवत तरीके से फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आगे तक जितने भी चैप्टर हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली मैंने प्लेलिस्ट उनकी बना रखी है, उनको आप देख सकते हैं। तो संज्ञा और विशेषण को आप प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनती हैं। जितनी भी क्रियाएं आप देखते हैं वो जनरली 3 प्रकार के शब्दों से फॉर्म होती हैं। एक तो धातु, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है और क्रिया का निर्माण भी किससे होता है? धातु से होता है। तो इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, आगे और बात करेंगे। इसके साथ साथ संज्ञा शब्दों से भी जो एक क्रिया का निर्माण होता है। विशेषण शब्दों के द्वारा भी क्रिया का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है उसको जरा देख लेते हैं। जैसे धातु, खा जो शब्द है आपको दिख रहा होगा, ये धातु शब्द है। खा को आप पृथक कर सकते हो। धातु का मतलब आप जनरली ये मान के चलें, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो, कि धातु एक अविकारी शब्द होता है। धातु जो है वो एक अविकारी शब्द है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज, यानी धातु में कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं किया जा सकता। वो अपने आप अपनी मूलावस्था में है, उसको और आप तोड़ नहीं सकते, उसके और भी खंड या भाग नहीं किए जा सकते। तो खा के आप बिल्कुल भी इसको तोड़ नहीं सकते, इसको किसी अन्य 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इस खा अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। इसी प्रकार से पी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, धातु है। खेल जो है अपने आप में एक स्वतंत्र धातु है। ठीक है, अब इन धातुओं से क्रिया कैसे बनेंगी? जैसे खा से क्या बन सकता है? खाना। ठीक है, पी से क्या बन सकता है? पीना। खेल से खेलना। ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। और इनका निर्माण किससे हो रहा है? इनका निर्माण किससे हो रहा है? धातु से हो रहा है। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और कुछ क्रियाएं संज्ञा शब्दों से भी बनाई जाती हैं। जैसे हाथ क्या है? किसी चीज़ का नाम हो गया, पार्टिकुलर एक किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया हाथ। ठीक है, बात। ठीक है, ये सभी क्या है? संज्ञा है। और इनसे क्रियाएं किस तरीके से बनेंगी? जैसे हाथ से। अब क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम। क्रिया का हम पहले अर्थ समझ चुके हैं। क्रिया का जनरली अर्थ क्या होता है? कोई काम करना। तो अब हाथ से किस तरीके से कोई ऐसा वर्ड फॉर्म किया जाए जिसका अर्थ अपने आप में ऐसा लगे कोई काम हो रहा है? तो हाथ है, तो हाथ से हम बना सकते हैं हथियाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हथियाना। हथियाना का मतलब अपना अधिकार उस पर जमा लेना। जैसे मान लो कि राम ने श्याम की ज़मीन हथिया ली, मतलब उसने उसकी ज़मीन छीन ली, तो कोई काम हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हाथ से हथियाना बन सकता है। और बात से क्या बन सकता है? बतियाना। ठीक है, बात जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, इससे क्या बन सकता है? बतियाना बन सकता है। बतियाना का मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ से भी क्रिया फॉर्म हो गई। ये दोनों भी क्या हो गई? अब क्रियाएं हो गई। और क्रिया जो है ये किससे बनी है? ये संज्ञा शब्दों से बनी है। ठीक है, अब विशेषण शब्द। विशेषण शब्द का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, विशेषता के बारे में बताते हैं, गुण के बारे में बताते हैं, तो वे विशेषण शब्द होते हैं। तो गरम ये विशेषण है, चिकना ये विशेषण है। लेकिन गरम और चिकना जैसे शब्द जो विशेषण शब्द हैं, इनसे क्रिया कौन सी बनेगी या किस तरीके से बनेगी वो देखते हैं। गरम शब्द से कौन सी क्रिया बन सकती है? गरमाना। ठीक है, गरम शब्द से कौन सी क्रिया बन सकती है? गरमाना। और चिकना शब्द से कौन सी क्रिया बन सकती है? चिकनाना। ठीक है, ठीक है, वह बहुत गर्मा रहा है। ठीक है, या फिर हलवा बहुत गर्मा रहा है। ठीक है, तेल बहुत चिकना रहा है। तो ये क्या बन गई? यहाँ से कोई काम आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। तो गरम और चिकना ये दोनों विशेषण शब्द थे। इनसे हमने क्या किया? क्रिया को फॉर्म किया, क्रिया का निर्माण किया। तो यहाँ तक आई थिंक आप सब चीज़ क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ तक की चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पार्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं हर व्यक्ति के कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें क्लियर हो गई। हमारी क्रिया की परिभाषा हमको पता चल गई, धातु क्या होती है वो पता चल गई, धातु से क्रिया का निर्माण कैसे होता है वो हमको पता चल गया, क्रियाएं जनरली कितने प्रकार के शब्दों से फॉर्म की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो हमको पता चल गया। धातु, संज्ञा, विशेषण, इनसे क्रियाओं का निर्माण होता है, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं क्रिया के विभाजन को लेकर के। ठीक है,
क्रिया का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में किया जाता है। पहला है रचना और बनावट के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। इन दो भागों में जनरली हम क्रिया को विभाजित करते हैं, क्रिया का विभाजन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में ही एक जो है अकर्मक सकर्मक तो हैं, इसके साथ साथ एक कभी कभी द्विकर्मक क्रिया भी पूछ लेता है। इसको मैंने यहाँ पे वैसे ही चिपका डाला है। ये बाकी की दोनों चीज़ें हैं, अकर्मक और सकर्मक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जब इन दोनों को हम समझ लेंगे तो द्विकर्मक भी हमारे समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, अकर्मक क्रिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी में, जब मैंने उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ाया था तो जब हमने देखा था कि उपसर्ग, ये उपसर्ग ही तो है। जो उपसर्ग है अगर किसी शब्द में लग जाए तो उसका मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब मना करना, या नेगेटिव अर्थ जो होता है, नकारात्मक अर्थ में इसको लिया जाता है। प्लस कर्म। ठीक है, प्लस कर्म यानी का मतलब होता है नहीं, कर्म। ठीक है, इसमें कर्म नहीं हो वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी कर्म नहीं हो उसको क्या कहेंगे, हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, चिड़िया चुगती है। ठीक है, चिड़िया चुगती है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, ये तो हो गया आपका कर्ता। कर्ता चिड़िया है, काम करने वाला कौन है, चिड़िया है। काम क्या कर रही है, ये चुग रही है। अब इसकी क्रिया का जो फल है या इसकी क्रिया का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अगर इसी में ये होता कि चिड़िया दाना चुगती है, ठीक है, कि चिड़िया दाना चुगती है, तो अगर ये होता तो इसका मतलब है जो दाना हो जाता है वो आपका कर्म हो जाता, और जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पे पड़ता, कर्म पे पड़ता। तो कर्मक क्रिया को अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, इसको समझने का प्रयास करें, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव, यानी अकर्मक क्रिया अगर किसी वाक्य में यूज़ की जा रही है, प्रयोग की जा रही है, तो उस क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। अब जैसे एक उदाहरण और देखें, रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, तो देखिए कर्ता क्या हो गया आपका, रेलगाड़ी, और चलती क्या हो गई, आपकी क्रिया। अब रेलगाड़ी चल रही है, हमको पता है रेलगाड़ी चल रही है, लेकिन किस चीज़ पे चल रही है इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी इस वाक्य में नहीं दी गई है। यानी एक तो कर्ता है और एक क्रिया है। क्रिया सीधे सीधे संबंधित है कर्ता से। रेलगाड़ी चल रही है, चल रहा है, कौन चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ी क्या कर रही है, रेलगाड़ी चल रही है। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, सीधे सीधे क्रिया कर्ता को प्रभावित कर रही है। तो ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। चलना जो है कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है अकर्मक क्रिया को समझना, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको ये देखना है। अगर देखिए जनरली जो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा व्यवहारिक सा तरीका बताता हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगा, पहचानने का कि अकर्मक क्रिया है या नहीं है। चिड़िया चुगती है एक ये वाक्य है, और रेलगाड़ी चलती है एक ये वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में आप इनसे प्रश्न करें, अगर वाक्य से आप खुद प्रश्न करेंगे, आप ये मैं समझना है मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, चिड़िया चुगती वाला प्रश्न और एक जो रेलगाड़ी चलने वाला, जो दोनों वाक्य हैं, इनमें अगर आप इन्हीं वाक्यों से प्रश्न करके देखिए, चिड़िया चुगती है, चिड़िया क्या करती है। अगर क्या का अगर जैसे चिड़िया चुगती है, अगर इसमें अगर हमसे पूछें चिड़िया क्या चुगती है, तो अगर इसका उत्तर आपको मिल जाए इस वाक्य से, ठीक है, क्या शब्द का अगर उत्तर मिल जाए तो समझ लिए वो कर्म है। जो क्या शब्द का उत्तर के रूप में जो चीज़ निकल के आएगी वो आपका क्या होगा, कर्म होगा। रेलगाड़ी चलती है,
तो आप इसी से प्रश्न पूछ ले, रेलगाड़ी किस पर चलती है। ये सारी चीज़ें जनरली आपको पता है। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी किस पर चलती है। अगर किस पर शब्द का अगर आपको उत्तर मिल जाए, अगर वाक्य से किस पर चलती है, पटरी पर चलती है। अगर उत्तर तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि वाक्य में वो शब्द है ही नहीं। आप इसको वाक्य को जोड़कर भी देखना है, वाक्य के साथ जोड़कर भी इन चीज़ों को देखना है। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी किस पर चलती है। किस पर शब्द का उत्तर अगर आपको वाक्य से मिल जाता है रिवर्स करके, तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, कर्म उपस्थित है। तो इसमें कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया आप यहाँ से समझ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो अकर्मक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे सोना, अकड़ना, डरना। सोना, अकड़ना, डरना। ठीक है, इसके साथ साथ आपका बैठना, हंसना, बैठना, हंसना। ठीक है, उठना, उठना, रोना। ये सारी कैसी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं जो हैं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब एक और चीज़ से इनको समझिए। जैसे आप देखिए कि सोना शब्द आ गया, वह सोता है, वह सोता है। अब कोई व्यक्ति है, वह सोता है, और सोने में उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, यानी ये एक ऐसी क्रिया है कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से थोड़ी सोएगा, वो सिंपल सो सकता है। किसी को भी नींद आ रही है, वो सो सकता है। तो कर्मक क्रिया है, कर्म है ही नहीं इसमें। ठीक है, या फिर वह डरता है। ठीक है, वह डरता है, यह कर्मक है। लेकिन इसी जगह पर शब्द आ जाता है, वह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है। तो यहाँ पे डरना तो यहाँ पे भी है, ये क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म ही दे दिया। क्या दे दिया, शेर। वह डरता है, इसमें कोई कर्म नहीं था, लेकिन अब वाक्य अगर चेंज कर दिया जाए, वह शेर से डरता है, तो यहाँ पर चेंज हो गया, और डरने का एक कारण भी हमको पता चल गया, कौन, शेर। ठीक है, तो ये कर्म हो जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं। वह हंसता है, वह हंसता है। इसमें भी देखिए, कोई हंसने के लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। तो ये भी कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सारी कैसी क्रिया हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आप यहाँ से आशा करता हूँ कि आप अकर्मक चीज़ों को पहचान चुके होंगे। अब इसके बाद में अपनी सकर्मक क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सकर्मक क्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सकर्मक क्रिया नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, जिसमें कर्म हो, पहली चीज़ जिसमें कर्म उपस्थित हो, और दूसरी चीज़ कि जो क्रिया होती है, क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। ठीक है, क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो फल या प्रभाव होता है वो किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होता है। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे रूप से किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। क्रिया क्या है इसमें आप पहचानेंगे, लिखना क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, और क्या लिखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम अकर्मक पढ़ रहे थे, अभी बस 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप वाक्य में एक प्रश्न पूछ के देखें, जैसे श्याम पत्र लिखता है, तो मैं बोलूँ श्याम क्या लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। क्या का आंसर मुझे मिल गया, श्याम पत्र लिखता है। लिखना क्रिया हो गई, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको कर्म पहचाना नहीं आ रहा है तो वाक्य से आप खुद प्रश्न कीजिए, और उस प्रश्न का अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो कर्म मौजूद है। श्याम पत्र लिखता है, तो मैं इससे पूछता हूँ कि श्याम क्या लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है, जब मैं इससे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मुझे उत्तर मिल रहा है श्याम पत्र लिखता है। तो क्या का उत्तर मुझे मिल गया, तो इसका मतलब है यहाँ कर्म मौजूद है। तो जो लिखना क्रिया हो गई, ये कैसी हो गई, ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म मौजूद है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह खाना खाता है, खाना आपकी क्रिया हो गई,
अब मैं पूछूं वह क्या खाता है, तो क्या का आंसर मुझे मिल जाएगा तुरंत ही कि वह क्या खाता है, खाना खाता है। तो खाना क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। क्रिया डायरेक्टली प्रभावित कर रही है किसको, कर्म को, ठीक है। क्रिया डायरेक्टली किसको प्रभावित कर रही है, कर्म को प्रभावित कर रही है। और कर्मक क्रिया में क्रिया किसको प्रभावित करती है, कर्ता को प्रभावित करती है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएँ क्या होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे, कभी कभी द्विकर्मक क्रिया के बारे में पूछ लेता है, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। कभी कभी द्विकर्मक क्रिया के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा द्विकर्मक। द्विकर्मक मतलब है जहाँ क्या होंगे, दो कर्म होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे दो कर्म उपस्थित होंगे, ठीक है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। श्याम पत्र लिखता है, ठीक है। ये अभी हमने एग्जाम्पल किया था आपको, श्याम पत्र लिखता है। और इसी जगह पर इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाए, श्याम पेन से पत्र लिखता है, ठीक है। तो लिखना क्या हो गई आपकी क्रिया, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, तो ये कर्म हो गया आपका। और पत्र जो लिख रहा है वो किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो ये भी कर्म हो गया। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दो कर्म एक साथ प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो उनके साथ में प्रयुक्त होने वाली क्रिया, यानी कोई ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की संख्या कितनी दे रखी है, दो दे रखी है, दो कर्म प्रयोग किए गए हैं, और उन कर्मों के साथ में जो क्रिया वाक्य में प्रयोग की जा रही है, जिस क्रिया का यूज़ हो रहा है वाक्य में, वो क्रिया क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, दो कर्मों वाली क्रिया कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम ने मनोज को पैसे दिए, राम ने मनोज को पैसे दिए, तो क्रिया क्या होगी इसमें, देना, देना सर आपकी क्रिया होगी, ठीक है। और क्या दे रहा है राम, इसमें क्वेश्चन करिए आपसे, राम ने मनोज को पैसे दिए, तो राम ने मनोज को क्या दिया, राम ने मनोज को क्या दिया, पैसे दिए। क्या का जब हमने प्रश्न किया इससे तो हमको उत्तर मिला पैसे, जब उत्तर मिल गया तो ये कर्म है। अब एक और प्रश्न कीजिए इससे, राम ने पैसे किसको दिए, मनोज को दिए, तो एक और कर्म मिल गया हमको। इसमें दो कर्म वाक्य में उपस्थित हैं और दो कर्मों के साथ में जो क्रिया यूज की जा रही है, ये कैसी क्रिया हो जाएगी आपकी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चाहें तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में कुछ ऐसी क्रियाओं के उदाहरण हम देखेंगे जो डायरेक्टली परीक्षा में पूछी जाती हैं, और पूछ लेता है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में यूज कर दी जाती है। मतलब सकर्मक क्रिया के रूप में भी उसका यूज़ होता है और अकर्मक क्रिया के रूप में भी उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो वो क्रियाएं मैं बता रहा हूँ आपको, लजाना, ठीक है, खुजलाना, घबराना, उड़ना, ठीक है, उड़ना, ललचाना, लजाना, खुजलाना, घबराना, उड़ना, ललचाना। इसके साथ साथ आपका भूलना, बदलना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो क्रियाओं के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे लजाना हो गया, खुजलाना हो गया, घबराना हो गया, उड़ना हो गया, ललचाना हो गया, भूलना हो गया, ठीक है, बदलना हो गया, ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में यूज की जाती है। ये जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में यूज होंगी। सकर्मक के रूप में भी यूज हो सकती हैं, अकर्मक के रूप में भी यूज हो सकती हैं। सारी चीज़ों को आप जो है बिल्कुल नोट करते चले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको पेड क्लास में ही ऐसा कंटेंट मिलेगा, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं दिखता। हाँ, अगर कोई हो टीचर अगर आपको करा रहा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ज़्यादातर हमको पेड क्लास जो होती हैं उसमें ही आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो लोग पैसे लेते हैं आपसे, उसी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। वरना
प्रैक्टिस ज़्यादातर यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको क्वेश्चन देती है, 2 10 20 50 क्वेश्चन देती है, उनकी प्रैक्टिस आपको कराते चलते हैं। लेकिन एक तरह से जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप इसका लाभ उठाएँ। और इसके साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसको अगर आप नोट करते चलेंगे तो ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आप इसको नोट कर लेंगे, आपके पास ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ होगा तो आपको दोबारा से इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको आसानी से अपनी जो भी नोटबुक में जिसमें आपने नोट किया था उससे निकाल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, फिर दोबारा से अपनी मेमोरी जो होती है उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको उतारते चलें, नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें और बाद में जैसे ही समय मिलता है आपको वहाँ पर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में। तो कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे लजाना, तो उदाहरण देखेंगे आप आसानी से, इन सभी के एग्जाम्पल आप अपने आप बना लेंगे। तो जैसे लजाना की बात करें, वह लजा रही है। ठीक है, वह लजा रही है। लजाना का मतलब क्या होता है? शर्माना। ठीक है, लजाना का मतलब होता है शर्माना। तो यहाँ पे मैं कहूँ वह लजा रही है, तो आप यहाँ से देखेंगे लजाना या लजा रहना ये क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, क्रिया का सीधा इम्पैक्ट वह पे पड़ रहा है, वह करता है। क्रिया का इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ रहा है? वह पे पड़ रहा है, ये करता है। इसके अलावा और कोई शब्द तो दे नहीं रखा है इसमें। तो क्रिया जब सीधे रूप में कर्ता को प्रभावित कर रही है तो क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और इसी जगह पे इस वाक्य को मैं इस तरीके से लिख दूं, वह मुझसे लजा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी काम वही हो रहा है, लजाना या शर्माना। तो ये क्रिया है, लेकिन अब क्रिया किसको प्रभावित कर रही है? मुझे प्रभावित कर रही है। तो मुझे क्या है? आपका कर्म हो गया। जब क्रिया सीधे रूप में मुझे प्रभावित करेगी या कर्म को प्रभावित करेगी तो वो क्या हो जाएगी? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्म जो है उपस्थित है। इसी तरीके से आप जैसे खुजलाना शब्द है, खुजलाना शब्द, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे। एक तो आप सीधे रूप में ये बोल सकते हैं कि मेरा सिर खुजला रहा है, मतलब आपके सिर में अगर खुजली हो रही है तो आप किस तरीके से बोलेंगे इस वाक्य को कि मेरा सिर खुजला रहा है, मतलब उसको कोई खुजा नहीं रहा है, वो अपने आप खुजला रहा है। तो इसमें किसी कर्म की आवश्यकता आपको पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, अगर इसको अगर थोड़ा सा रिवर्स करके बोला जाए कि वह मेरा सिर खुजा रहा है तो इसमें कर्म हो गया। ठीक है, दोनों वाक्यों में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो मैं स्वतः ही ये कह सकता हूँ कि मेरा सिर खुजला रहा है, मतलब मेरे सिर में खुजली चल रही है, उसको कोई खुजा नहीं रहा, खुजली चल रही है। तो एक अर्थ तो इसका ये हो गया कि मेरा सिर खुजला रहा है, तो वो अपने आप खुजला रहा है, उसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता हमको नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर जो यूज होगी क्रिया, ये कैसे रूप में यूज होगी? अकर्मक के रूप में। अगर इसी जगह पर अगर मैं ये कहूँ वह मेरा सिर खुजा रहा है, तो इसमें क्या है? कर्म की आवश्यकता हमको पड़ रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से घबराना को भी देखिए, जैसे मैं बोलूँ मेरा जी घबरा रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, तो इसमें आपका जो हृदय है वो घबरा रहा है, तो उसमें घबराने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। ये कोई मान सकते हैं अंदर की बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, वो आदमी बीमार हो सकता है तभी भी उसका जी घबरा सकता है, बुखार हो सकता है उसको, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है तो उसका जी घबरा रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो अब इसी जगह पर मैं कहूँ मेरा, जैसे मान लो कि मेरा शेर को देख करके जी घबरा गया, है ना, तो वो क्या है कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिला है उसको, उस क्रिया के होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, किसी कर्म की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पे ये कर्मक हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, वरना ये हो जाएगी आपकी सकर्मक। अब उड़ना है, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते हैं, तो यहाँ पे किसी कर्म, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये कैसी हो जाएगी? कर्मक हो जाएगी। अगर मैं यहीं ये कह दूँ कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे तो आकाश एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिला आपको, तो यहाँ पे ये सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, अब ललचाना, मेरा जी ललचा रहा है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये अकर्मक हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से बोला जाए कि मिठाई को देखकर मेरा जी ललचा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, कर्म मिल गया, तो ये सकर्मक हो जाएगी। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश की कि ये सारी क्रियाएँ ये सकर्मक के रूप में भी यूज़ की जा सकती हैं, अकर्मक के रूप में भी यूज़ की जा सकती हैं, दोनों रूपों में ये जो है यूज की जा सकती है। ठीक है,
अब यहाँ से आपका सकर्मक अकर्मक वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, इनको वन बाय वन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर जनरली ये 4 रूप होते हैं क्रिया के। इसके अलावा भी 1-2 यूज ऐसे हैं जो अभी आप देखा होंगे, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो लगातार बदलता जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों में से एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चंस बनाता है जिसको वो ये एक्सपेक्टेशन करता है कि ये जो चीज़ है ये किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होंगी, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश की जाती है। तो जनरली ये जो 4 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो या तो यहाँ से बनते हैं प्रेरणार्थक क्रिया से, या आपके यहाँ से बनते हैं पूर्वकालिक क्रिया से। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे, क्रिया से जो प्रश्न आता है आपका या तो सकर्मक अकर्मक से आता है, यानी अगर हम रचना या बनावट के आधार पर कहें तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो या तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रश्न आपका बनता है प्रयोग के आधार की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया से और पूर्वकालिक क्रिया से, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आसानी से समझते चलें। प्रेरणा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक शब्द जुड़ा हुआ है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना। तो सीधा सा अर्थ है इसका कि यहाँ पे जो कर्ता होता है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जिस वाक्य में कर्ता जो होता है वो खुद कार्य न करके, ठीक है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं कार्य नहीं करता, वो क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता देखेंगे आप, कर्ता क्या है, कर्ता है इसमें मैंने। ठीक है, ये आपका कर्ता हो गया। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद में आप ये समझने के प्रयास कीजिए कि क्या इसमें काम इसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, काम क्या हो रहा है इस वाक्य में, काम हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, ये काम हो रहा है इसमें। ठीक है, लिखवाया, यही तो काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखने का काम कर कौन रहा है, क्या कर्ता इस काम को कर रहा है, नहीं कर रहा, जबकि कर्ता जो है रमेश को प्रेरित कर रहा है पत्र लिखने के लिए। ठीक है, कर्ता ने रमेश को प्रेरित किया, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया। कर्ता ने रमेश से काम करवाया, कर्ता ने रमेश से पत्र लिखवाया, कर्ता ने काम नहीं किया। ठीक है, इस पूरे वाक्य में देखेंगे आप, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो इस पूरे वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। जो कार्य किया गया पत्र लिखने का वो रमेश के द्वारा किया गया। ठीक है, और रमेश को किसने प्रेरणा दी कार्य करने के लिए, कर्ता ने। तो सीधा सा अर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है वो जो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त की गई हो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, या कर्ता ने किसी दूसरे से कार्य करवाया हो। उस संबंध में जो क्रिया किसी वाक्य में प्रयुक्त होगी वो कैसी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसका भी एक और, यहाँ से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इसका एक और चीज़ है जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया भी जो है प्रत्यय जोड़ने से बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो भी क्या बनती है, प्रत्यय जोड़ने से बनती है। तो यहाँ पर लिखवाया जो क्रिया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, रमेश क्या है, प्रेरित व्यक्ति है ये, और कर्ता क्या है, जो मैंने है, ये प्रेरक है। प्रेरक के द्वारा रमेश को प्रेरित किया गया और रमेश ने जो कार्य किया गया, ठीक है, पत्र लिखने का, तो जो क्रिया हमको मिली वो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ प्रेरणार्थक क्रिया को। अब इसके बाद में आती है आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया समझते हैं।
संयुक्त क्रिया। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, संयुक्त मतलब दो चीज़ों को यहाँ पे संयोग की बात की जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, एक उदाहरण मैं लिखता हूँ, वह चला गया, वह चला गया, ठीक है। शेर मर चुका है, वह चला गया, शेर मर चुका है। ये दो वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे। तो आप चीज़ देखिए, यहाँ पे चला क्रिया है, लेकिन ये क्रिया अपूर्ण है, वह चला। अगर वाक्य को ऐसे ही लिखा रहने दें, मान लीजिए मैंने यहाँ गया को हटा दिया, तो इस वाक्य को आप पढ़ के देखिए, वह चला, तो ये कोई पूर्ण वाक्य तो नहीं है, अपूर्ण वाक्य सा नज़र आ रहा है। इसमें गया को और ऐड कर दिया गया तो ये वाक्य पूर्ण हो गया। मतलब गया भी एक क्रिया है, चला भी एक क्रिया है, लेकिन ये अपने आप में एक सार्थक अर्थ तब दे रही है हमको जब इन दोनों को एक साथ रखा जाए, ठीक है। चला गया, वह चला गया, तो ये जो क्रिया है चला गया, किसकी बात हो रही है? चला गया की। तो ये जो क्रिया है चला गया, ये कैसी है? दो क्रियाओं से बनी है, दो क्रियाओं से बनी है, या हम कह सकते हैं यह दो क्रियाओं का क्या है? संयोग है। ये दो क्रियाओं का संयोग है, तो ये कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, शेर मर चुका है, यहाँ पे भी दो शब्द हैं, एक होता है मरना, ठीक है, ये भी क्रिया हो गई, और चुका है, ये भी क्रिया हो गई। अभी दोनों को मिला करके जो है क्या बन रही है क्रिया हमारी? संयुक्त क्रिया। तो जनरली हम कह सकते हैं संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है और एक सार्थक रूप, एक सार्थक अर्थ हमें दिखाई देता है, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका, मैं यहाँ पे नोट्स बना के रखता हूँ, पहले ही आप ये मत सोचिएगा कि क्या कर रहे हैं, तो इससे मुझे पता रहता है कि इसके अगले वाले जो है टॉपिक पर मुझे क्या लेना है। तो ये यहाँ से हो गया आपका। अब इसके बाद में आती है आपकी नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया, वैसे नाम धातु क्रिया जो है इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके प्रेरणार्थक क्रिया से और पूर्वकालिक क्रिया से, ठीक है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए कि नाम धातु क्रिया वास्तव में होती क्या है। ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण, ठीक है, इन दो शब्दों को ही आप याद रखेंगे। नाम धातु क्रिया में ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं, शब्दों से बनाई जाती है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, झूठ, ठंडा, गरम, शर्म, ठीक है। लात, लात के बाद में आपका आ गया स्वीकार, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नाम धातु क्रिया वे क्रिया होती हैं जो संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं। कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे झूठ हो गया आपका, ठंडा हो गया, गरम हो गया, शर्म हो गया, लात हो गया, स्वीकार हो गया। ये अपने आप में क्रियाएं थोड़ी हैं, ये क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं, इनसे क्रियाएं बनाई जाती हैं। ये संज्ञा और विशेषण शब्द हैं, इनसे हम जो क्रिया बनाएंगे उसे हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। तो झूठ है, तो झूठ से कौन सी क्रिया बन सकती है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, झुठलाना, ठीक है। ठंडा से कौन सी क्रिया बन सकती है? ठंडाना। गरम से कौन सी क्रिया बन सकती है? गरमाना। शर्म से कौन सी क्रिया बन सकती है? शर्माना। लात से लतियाना, ठीक है। और स्वीकार से कौन सी क्रिया बन सकती है आपकी? स्वीकारना। एक सेकंड, जरा लाइट चली गई है तो मैं इसका थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ी देर रुकेंगे आप, ठीक है, ओके। तो लात से लतियाना, स्वीकार से स्वीकारना, शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना और झूठ से झुठलाना, इस तरह की क्रियाएं संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। नाम धातु क्रिया के बाद में आती है आपकी नाम बोधक क्रिया, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जरूर चलें जिससे आपको दिक्कत ना हो,
ठीक है। नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? देखिए, नाम धातु और नाम बोधक में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नाम धातु क्रिया जो हमने बताई थी, नाम धातु क्रिया वह है जो संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है। ठीक है, संज्ञा या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने के बाद में नाम धातु क्रिया बनती है। नाम बोधक क्रिया कौन सी होती है कि यहाँ पे भी वही शब्द होते हैं, संज्ञा और विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर क्रिया जोड़ी जाती है। संज्ञा और विशेषण शब्दों में जब किसी क्रिया को जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसको कहते हैं नाम बोधक क्रिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे संज्ञा और विशेषण शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ठंडा, गरम। ठीक है, ये विशेषण हो गए। बात, ये संज्ञा हो गई आपकी। ठीक है, लात, ये भी आपकी संज्ञा हो गई। तो ये संज्ञा और विशेषण शब्द मैंने लिखे हैं। अब इससे मैं नामबोधक क्रिया फॉर्म करूंगा, मैं नामबोधक क्रिया बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा? अगर इसमें मैं डायरेक्टली प्रत्यय जोड़ देता हूँ, जैसे ठंडा है, अभी मैंने बताया था ठंडा है, तो ठंडा में अगर मैं डायरेक्ट कोई प्रत्यय जोड़ देता हूँ, ठंडाना इसको कर देता हूँ, तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। गरम में प्रत्यय जोड़ देता हूँ, गरमाना, तो ये भी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। उसी तरीके से बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये जो शब्द हैं इनमें डायरेक्टली अगर कोई प्रत्यय, ठीक है, सफिक्स जोड़ दिया जाता है तो ये नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। लेकिन इसमें अगर मैं क्या कर देता हूँ, किसी क्रिया को ऐड कर देता हूँ, इन संज्ञा और विशेषण शब्दों में किसी क्रिया को मैं जोड़ देता हूँ, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ ठंडा करना, गरम होना या गरम करना, बात करना, लात मारना। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगर संज्ञा और विशेषण शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो नाम धातु क्रिया होती है। संज्ञा या विशेषण शब्दों में किसी क्रिया को जोड़ दिया जाए तो वो नामबोधक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ से आ चुकी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप देखते रहना, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। और जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ साथ परिगणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? इसमें जो कर्ता होता है एक काम को करने के बाद में, यानी एक काम जो करेगा उसको समाप्त कर देगा और उसको समाप्त करने के बाद में तुरंत ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देगा। यानी दो कार्य आप इसमें नज़र देख सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी ऐसे वाक्य में प्रयुक्त की जाए जिसमें कर्ता किसी एक काम को समाप्त करने के बाद तुरंत ही दूसरे कार्य को करना प्रारंभ कर देता है, तो वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखें, बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, बच्चा दूध पीकर सो गया। उसने गृह कार्य करने के बाद क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला। दोनों वाक्यों में आप देखें कर्ता क्या है? इस पहले वाक्य में बच्चे ने पहले एक काम किया। क्या काम किया? उसने दूध पी लिया। ठीक है, पहला काम समाप्त, दूध पीकर मतलब पी लिया, उसने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर एक काम समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद उसने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया कि वह सोने लग गया। ठीक है, वह सो गया। तो यदि किसी वाक्य में कर्ता एक काम को करने के बाद, एक काम को समाप्त करने के बाद किसी दूसरे कार्य को तुरंत करना प्रारंभ कर देता है, तो वहाँ पर जो क्रिया प्रयुक्त की जाती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो पूर्वकालिक इसके नाम से आप समझ रहे होंगे। पूर्व का मतलब है पहले, पूर्व का मतलब है पहले। तो क्रियाएं तो इसमें दो हैं, एक तो सोना और एक पीना। ठीक है,
सोना और पीना ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन पूर्व यानी पूर्व में या पहले कौन सा काम हो रहा है, दूध पीना पहले काम हो रहा है, तो जो पीकर क्रिया होगी ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसने, ये आपका कर्ता हो गया, उसने कर्ता हो गया। उसने क्या काम किया, सबसे पहले गृह कार्य किया, गृह कार्य किया उसने। ठीक है, गृह कार्य करना, करना जो है ये पहले काम किया इसने, और जैसे ही उसका गृह कार्य समाप्त हुआ वह क्रिकेट खेलने चला गया, उसने क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया। तो जो पहले वाली क्रिया है, पहले वाली क्रिया कौन सी है, करना। तो जो पहले वाली क्रिया है ये सर क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। पूर्वकालिक क्रिया कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, दो काम होंगे। कर्ता पहले एक काम को करेगा, उस काम को समाप्त करने के बाद में तुरंत ही दूसरा काम प्रारंभ कर देगा। तो जो पहले वाला काम होगा, जो पहले वाली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब इसके बाद में जनरली आपकी जो क्रिया के रूप हैं जिनसे लगातार प्रश्न आते हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब दो और क्रिया के रूप हैं जिनको आप समझ लीजिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी, ठीक है, किसी रेयर केस में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आजकल जो परीक्षा के प्रश्नों का ट्रेंड है वो ऐसा हो गया है कि जहाँ से आप छोड़ देते हैं प्रश्न वहीं से बन जाता है। ठीक है, एग्जामिनर अब ऐसे प्रश्न देता है कि वो ये मानता है कि इस चीज़ को बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, तो वहीं से वह प्रश्न देने की कोशिश करता है। ठीक है, अब एक आती है आपकी क्रियार्थक संज्ञा। ये दो चीज़ें और आप समझ लीजिए, इसके बाद में आपका क्रिया का जो टॉपिक है, क्रिया का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और मैं मानता हूँ कहीं से भी प्रश्न आ जाए क्रिया वाले चैप्टर से आप छोड़ेंगे नहीं, आपको उड़ा देंगे। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा और एक होती है अनुकरणात्मक संज्ञा, इन दोनों को समझने के बाद में ये पूरी तरीके से जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्रियार्थक संज्ञा की बात करते हैं। क्रियार्थक संज्ञा का अर्थ होता है कि जब क्रिया को, ठीक है, क्रिया को किसकी तरह ट्रीट किया जाए, संज्ञा की तरह। ठीक है, क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयुक्त किया जाए, यानी क्रिया का जो प्रयोग है वो संज्ञा की तरह होने लगे तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, धूम्रपान करना गलत आदत है, धूम्रपान करना गलत आदत है। ठीक है, तो धूम्रपान करना ये एक क्रिया हो गई। और जनरली ऐसे वाक्यों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो क्रिया यूज होगी वो जनरली वाक्य के शुरुआत में ही यूज हो जाएगी, यानी वाक्य जो प्रारंभ होगा 99.99% केसेस में जो क्रिया, जो वाक्य होगा वो क्रिया से प्रारंभ होगा। और जब वाक्य क्रिया से प्रारंभ हो तो समझ लीजिए यहाँ पर जो क्रिया का प्रकार है वो कैसा है, क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। धूम्रपान करना गलत आदत है, तो जो वाक्य प्रारंभ हो रहा है वो क्रिया से प्रारंभ हो रहा है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। इसके अलावा टहलना लाभदायक है, एक वाक्य और देखें आप, टहलना लाभदायक है, तो टहलना ये जो है संज्ञा के रूप में यूज की गई है। ठीक है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। और जनरली जो हमारा वाक्य है वो भी कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, क्रिया से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा होती है जब क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और जनरली वाक्य जो है वो क्रिया से प्रारंभ होता है, तो वो क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अनुकरणात्मक संज्ञा आती है। अनुकरणात्मक संज्ञा ये भी बहुत सिंपल है। अनुकरणात्मक संज्ञा, ठीक है, अनुकरणात्मक संज्ञा, इसको आप समझेंगे कि जब ध्वनि को क्या बना दिया जाए, क्रिया बना दिया जाए। जब कोई ध्वनि क्रिया के रूप में यूज हो, जब कोई साउंड, ठीक है, जब कोई साउंड जो है वो क्रिया के रूप में यूज हो तो वो अनुकरणात्मक संज्ञा कहलाई जाएगी। तो साउंड आपको कौन कौन से सुनाई पड़ते हैं, जैसे थर थर, ठीक है, कप कप, ठीक है, हिन हिन, चर चर,
जैसे आप मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पे पेड़ों के बहुत सारे पत्ते ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसे उन पर पैर अपना जो है रखेंगे तो कैसी ध्वनि आएगी, आपको चरचर की आवाज़ आएगी। तो जो आवाज़ होगी उसको हम क्या कह देंगे, चरचराना, ठीक है, चरचराना उसको हम कह देंगे। थर-थर, थर-थर को मतलब होता है जैसे एक तरह से कप-कपी हम कह सकते हैं। थर-थर और कप-कप लगभग एक ही अर्थ में यूज किए जाते हैं। तो थर-थर से हम यहाँ पर अपना जो क्रिया बना सकते हैं वो थर-थराना, कप-कप से कप-कपाना, ठीक है। हिन-हिन से जैसे घोड़ा जो क्या करता है, घोड़ा हिन-हिनाता है, ठीक है। घोड़ा क्या करता है, हिन-हिनाता है। जब घोड़े की आवाज़ आती है तो उसको हिन-हिनाना कहते हैं। तो हिन-हिन शब्द से जो आपकी ध्वनि बनेगी वो हिन-हिनाना बनेगी और ये अनुकरणात्मक जो है क्रिया की उसमें आएंगे, ठीक है। जैसे हवा कैसे चलती है, सन-सन, हवा कैसे चलती है, सन-सन। तो सन-सन से जो क्रिया बनेगी अनुकरणात्मक क्रिया वो क्या होगी, सन-सनाना, ठीक है। सन-सनन, सन-सन करना मतलब सन-सनाना, ठीक है। जैसे कहीं पर धड़-धड़ की आवाज़ आ रही है, धड़-धड़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इससे जो क्रिया बनेगी वो धड़-धड़ाना बनेगी, धड़-धड़ाना बनेगी। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि अनुकरणात्मक संख्या हम पढ़ रहे थे। अनुकरणात्मक संज्ञा जो होती है या अनुकरणात्मक संज्ञा मैंने लिख दी यहाँ पे, क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है वो क्या होती है, जो ध्वनि होती है, कोई भी साउंड होता है उसको जब हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, किसी भी ध्वनि को या साउंड को जब हम क्रिया के रूप में यूज़ करते हैं तो जो क्रिया फॉर्म होती है, जो क्रिया बनती है वो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। इसके अलावा कोई भी आपको क्रिया का प्रकार परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जितने प्रकार मैंने बताए यहाँ से आप जितने भी प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, क्रिया वाले चैप्टर से, उनको आप आसानी से कर देंगे। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जो बिल्कुल विधिवत तरीके से फर्स्ट चैप्टर से लगातार मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से हिंदी की जो क्लासेस हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ी हुई हैं, उनका आप उनको पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा उठाइए इसका। इसके अलावा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार फ्री वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे ग्राम समाज हो, GS हो, हिंदी हो, ठीक है, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही क्रिया आज समाप्त हो गई है। फिर आगे के जितने भी चैप्टर हैं समय समय पर उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत जल्दी हिंदी वाला जो सेक्शन है आपका समाप्त हो जाएगा। लेखपाल परीक्षा हो या आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी आप यहाँ से पढ़ें। यहाँ से पढ़ने के बाद में आप बिल्कुल जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप 100% सॉल्व करेंगे। इसका कोई भी चार्ज मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके इनका लाभ उठाइए। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।